हेलो 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 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टेबल्स के बारे में बात करने जा रहे थे पिछले दो सेशन से, वही हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कंटिन्यू इट। ठीक है, तो हम उसी पे बात करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंट टेबल्स फॉर गेट, CSIR, ICMR, DBT एंड अदर लाइफ साइंस एग्जाम्स। सोर्स आज भी आपका लेंजर की ही किताब रहेगी। ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह शॉर्ट रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ लाइपोप्रोटीन्स के बारे में। देखिए, ये सवाल वैसे तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बहुत एक्सट्रीमली नहीं पूछा जाता, बहुत ही प्रिवेट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल स्टेटमेंट वाइज में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL और HDL में किसकी डेंसिटी क्या होती है, उसमें प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स और ट्राइग्लिसराइड्स की क्या क्या उनका वेट कंपोजिशन होता है। तो अगेन ये परसेंट बाय कंपोजिशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है लाइपोप्रोटीन्स को कैरेक्टराइज करने का। ठीक है, तो अगेन दिस इज समथिंग दैट इज वेरी specific, very niche, but at the same time it could be asked in statement types question, या फिर आपके उसमें पूछा जा सकता है मैच द कॉलम में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एपोलाइपोप्रोटीन से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसमें स्पेशली जो आपके HDL, LDL, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL और इनके जो फंक्शंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे स्पेशली अगर आप एपोल B100 के बारे में बात करेंगे तो LDL का रिसेप्टर है। ApoB48 जो है काइलोमाइक्रॉन्स है, और ये कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लियरेंस के लिए काम करता है। ApoE triggers the clearance of VLDL and chylomicrons remnants। तो इसमें ये पूछा जा सकता है, म्यूटेंट केस पूछा जा सकता है। दूसरी बात, इनका लाइपोप्रोटीन एसोसिएशन कौन सा है वो पूछा जा सकता है, और फंक्शन पूछा जा सकता है। तो these things can be asked। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको पॉज करके देखना है तो देख लीजिए, जिसमें जो एपो B48 सॉरी, एपो B100 है, काफी इंपॉर्टेंट है। एपो ई काफी इंपॉर्टेंट है, और ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको काफी हेल्प कर सकती हैं आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में, मैच द फॉलोइंग में। कॉमन नहीं है लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। ओके, अगेन ये एक अमीनो एसिड बायोसिंथेटिक फैमिलीज हैं जो के ग्रुप है मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स। इसका एक जो है मैंने पिछले वाले सेशन में भी डाला था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या क्या बन सकता है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या क्या बन सकता है, ऑक्सलोएसिटेट से क्या क्या बन सकता है, पेप और E4 से क्या क्या बन सकता है, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से क्या क्या बन सकता है, राइबोलोस से क्या क्या बन सकता है, पायरुवेट से क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो एक इंटरकनेक्शन है उन दोनों टेबल्स का, जो वो जो पिछले सेशन में टेबल कराई थी और जो इस सेशन में टेबल करा रहा हूँ। आ सकता है स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, पूछ लिया उसने कि लियोसिन और आइसोल्यूसिन का मेटाबॉलिक प्रिकर्सर कैसे बन सकता है, तो डेफिनेटली यू कैन हैव पायरुवेट एज एन आंसर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ हार्मोन्स की कौन कौन से आपके क्लासेस ऑफ हार्मोन्स हैं। तो कुछ इस तरह के आपके क्लासेस आते हैं जिसमें पेप्टाइड आता है, कैटेकोलोमीन आता है, इकोस्टेरॉइड आता है, स्टेरॉइड आता है, विटामिन डी आता है, रेटिनॉइड आता है, थायराइड आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, राइट। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन, PGE1, टेस्टोस्टेरोन, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सिंथेटिक पाथ कौन सा है, और मोड ऑफ एक्शन किस तरह का रहता है। जैसे स्टेरॉइड हो गया, विटामिन डी, रेटिनॉइड एंड थायराइड, ये सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है। पेप्टाइड, कैटेकोलोमीन और इकोसोनोइड ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर से सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू काम करते हैं, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड साइटोसोलिक रिसेप्टर है, राइट। तो मैच द कॉलम में आ सकता है आपके, और स्टेटमेंट वाइज में आ सकता है। मैच द कॉलम में आने की चांसेस ज्यादा है। ओके, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन ब्लड ग्लूकोज। देखिए, इससे पार्ट सी का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज पे अगर हम काम करते हैं या उस पे काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है।
तो इंसुलिन क्या क्या करता है? ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, ग्लूकोज अपटेक को लिवर और मसल से दोनों से बढ़ाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। सोच के देखिए, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना, राइट? समझ में आ रहा है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। यू हैव टू इंसुलिन वर्क्स एज अ कंट्रोलिंग एजेंट फॉर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे करेगा? वो अपटेक को बढ़ाएगा मसल और उससे, ठीक है, लिवर से ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट करना है। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, राइट? ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को कम करना है, तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस इंक्रीज करेगा और टीजीए सिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा। ये इंसुलिन के काम है। उनके टारगेट एंजाइम्स हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4, पिछले सेशन में कराया था, ग्लूकोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेस, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को डिक्रीज करेगा, पीएफके को इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग पीएफके2, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को इंक्रीज करेगा, एसिटाइलसीओ कार्बोक्सिलेज को इंक्रीज करेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है। लाइपेज का क्या मतलब है? ऐसा एंजाइम जो लिपिड पे काम करे, जो लिपिड को तोड़े, इसीलिए डीजीए की सिंथेसिस को इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में, राइट? ये सारे आपके क्या है? दीज आर योर इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लूकोज। ओके, अब ग्लूकागॉन क्या काम करेगा? ग्लूकागॉन का काम क्या रहता है? ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करना, तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को कम करेगा, ग्लाइकोलाइसिस को कम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बनाना। फैटी एसिड मोबिलाइजेशन को बढ़ाएगा और कीटोजेनेसिस को बढ़ाएगा। टारगेट एंजाइम क्या है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा, पीएफके को डिक्रीज करेगा, एफबीपीएस को 2 को इंक्रीज करेगा, पायरुवेट काइनेज को डिक्रीज करेगा, पेप कार्बोक्सी काइनेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, फैटी एसिड फैटी एसिड मोबिलाइजेशन में हार्मोन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इंक्रीज करेगा, कीटोजेनेसिस में इसको डिक्रीज करेगा। तो आप समझिए, ग्लूकोज का और ग्लाइकोजन सॉरी ग्लूकागॉन का और इंसुलिन का, आई एम सॉरी फॉर दैट, ग्लाइको ग्लूकागॉन का और इंसुलिन का रूल्स क्या है? ठीक है, अगर आपको रूल समझ में आते हैं, देखिए ये दोनों बैलेंस काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, एक बैलेंस एक रेगुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखना, न्यूट्रल रखना। और ग्लूकागॉन को का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। तो अब खुद सोचिए कि इंसुलिन क्या क्या काम करेगा। वो अगर ग्लूकोज को कैसे करेगा, कैसे उसको कंट्रोल में रखेगा? पिछली टेबल में भी समझाया गया है। ग्लूकागॉन क्या करना चाहता है? वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना चाहता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना चाहता है। इंसुलिन ये इंक्रीज करना चाहता है। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से आपके ग्लूकोज इंक्रीज होगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा ताकि ग्लूकोज बचा रहे, ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज करेगा ताकि ग्लूकोज बचा रहे, ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगेन इंक्रीज करेगा क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना है। तो ये सब एक देखिए कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके हर जगह लिंक्ड होते हैं, राइट? तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, पॉज करिए, आराम से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो है रिलेट करके सवालों को प्रैक्टिस करिए। अगेन ये मैच द कॉलम में भी आ सकता है और ये उसमें भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज में भी। स्टेटमेंट वाइज में आएगा तो थोड़ा ट्रिकी बन के आएगा, मैच द कॉलम में आएगा तो सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाली चीज नहीं है। ओके, अब एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन का काम क्या रहता है? इसके फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक, एपिनेफ्रीन को हम क्या कहते हैं? प्लीज आंसर मी। एपिनेफ्रीन क्या है? क्या ये फ्लाइट और फाइट हार्मोन है कि नहीं है? अगर है, तो अगर एपिनेफ्रीन का इंक्रीज सिग्नल हो रहा है तो क्या आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। डायलेशन होगा रेस्पिरेटरी पैसेजेस का? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके टिश्यूज को और ऑक्सीजन चाहिए। इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, सॉरी फॉर दैट। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होंगे? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। ज्यादा ग्लूकोज चाहिए यानी आपको ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस चाहिए, आपको ज्यादा एटीपी चाहिए, आपकी ज्यादा ईटीसी बढ़ेगी, राइट? ग्लाइकोजन सिंथेसिस कम होगा क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि आपको
ग्लूकोज स्टोर करना है। जब आपका एपिनेफ्रिन ज्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है ज्यादा एनर्जी चाहिए। यू आर इन द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको ग्लूकोज की एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ेगा, ग्लूकोलाइसिस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप फैटी एसिड मोबिलाइजेशन करते हैं तो वो भी बढ़ेगा, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा। क्यों? आपको ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा क्योंकि आप इस समय डरे हुए हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में, आपको ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, इसलिए इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ने का काम जो कम करने का काम जो है, इसलिए उसका जो सिक्रीशन है वो घटा रहेगा। एम आई क्लियर? हर चीज को रिलेट करके पढ़िए। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आई एम री marking my words. I am re-saying my words. Biochemistry is a very interesting subject. It's a very easy subject also. Easy subject in the sense कि इसमें marks लाना है, इसमें score करना आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपको एक thought process चाहिए उसको समझने का, and once you understand all these regulations, all these key pathways, you can always score good in biochemistry, ठीक है। ओके, अगर साइजेस ऑफ डीएनए एंड वायरल पार्टिकल्स फॉर सम बैक्टीरियल वायरसेस, ये आप देख लीजिए। ये कोई ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैंने इसलिए डाल रखा है ताकि आपको ये पता रहे कि क्या क्या साइज किस किस का रहता है, ठीक है। ओके, इसको पॉज करके आप आगे देख सकते हैं। हाँ, ये टीलोमेयर की सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो TTA ट्रिपल G ये होमोसेपियंस में पाई जाती है। टेट्राहेनेमा में ये TT और एक क्वाड्रुपल ऑफ जी पाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाe में अगेन TG का 1 2 3 रहता है और TG का 2 2 3 रहता है। यानी T और G सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड सॉरी टीलोमेयर में अक्सर पाया जाता है। एरोप्टोसिस में भी आपको यही देखने को मिल रहा है। तो आपसे मैच द कॉलम में पूछ सकता है, बहुत सिंपल सवाल बनेगा, ठीक है। मैच द कॉलम में पूछ सकता है, या स्टेटमेंट में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो स्टेटमेंट में कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो मैच द कॉलम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन हिस्टोन्स, ठीक है। अब देखिए इसके आपको मॉलिक्यूलर वेट मतलब आज पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा। अब वही बात है कि अगर वो इस तरह से पूछने लगेगा तो फिर तो क्या ही लिमिट है सिलेबस का। लेकिन वो पूछ सकता है जैसे H1 का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट H4 का है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसके नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज भी ज्यादा है। अब इसमें सबसे ज्यादा लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन किस में पाया जा रहा है? H1 में पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा आर्जिनिन किस में पाया जा रहा है? H2O में पाया जा रहा है। अब ये पूछ सकते हैं, मैंने क्या कहा, प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी आपकी एक टेबल है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 के बारे में बता रखा है कि स्ट्रक्चरल जीन किसका है, पॉल ए किसका है, पॉल बी किसका है, पॉल सी किसका है, सब यूनिट्स कौन कौन से हैं। जैसे पॉल ए में एक ही सब यूनिट है। मोलिकुलर वेट पे शायद सवाल ना आए, शायद ना आए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आएगा, सेइंग कि शायद आए शायद ना आए, ओके। लेकिन ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी न्यूक्लियस एक्टिविटी पे जरूर सवाल आएगा। तो किसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। नहीं रटी है तो प्लीज इस टेबल को 2 3 बार लिखिए, पढ़िए, लिख लिख के याद करिए, आपको याद हो जाएगी। पॉलीमराइजेशन रेट सबसे ज्यादा किसका होता है? पॉल 3 का होता है। और प्रोसेसिविटी भी सबसे ज्यादा पॉल 3 की ही होती है, राइट। ओके, आगे चलते हैं पॉज करके। अगर आपको और टाइम चाहिए हो तो और आप पॉज करके देख सकते हैं। ओके, डीएनए जो पॉलीमरेज 3 होता है उसके कितने सब यूनिट्स होते हैं ये आप देख लीजिए। अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, ताओ, गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, साई, साई बीटा। इसमें की जीन्स कौन सी होती हैं, इसमें से कोर पॉलीमरेज कौन सा है, क्लैम्प प्रोटीन कौन सा है। हर बार सवाल आता है दोस्तों, इन वन वे और दी अदर। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये सवाल, और ये सवाल आ सकता है आपका स्टेटमेंट में भी, ठीक है। और ये सवाल म्यूटेशन के केस में भी आ सकता है। वो कह देगा कि मैंने सपोज जो चीन है हॉल ई को हटा दिया, तो कौन क्या इफेक्ट करेगा।
तो स्टेबलाइजेशन ऑफ जो एप्सिलॉन सब यूनिट है वो इफेक्ट करेगा। अब उसने कह दिया कि मैंने बीटा बीटा डैश को डेल्टा डेल्टा डैश को हटा दिया, तो क्या प्रॉब्लम खत्म होगी? क्लैंप लोडिंग की प्रॉब्लम वो हो सकती है, क्लैंप ओपनिंग और क्लैंप लोडिंग की प्रॉब्लम इफेक्ट हो सकती है। तो अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल, मैं इसीलिए देखिए मैंने वही टेबल्स इंक्लूड करी है पूरी किताब से जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉज करके प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, देखिए, आपको एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगेन प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन एट ई कोलाई ओरिजिन, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, डीएनए ए बी, डीएनए सी, एच यू, एफ आई एस, आई एच एफ, प्राइमेज, एसएसबी प्रोटीन, डीएनए कायरेज एंड डीएनए मिथाइलेज, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे टेबल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज उन्हें एक बार देखिए, समझिए और याद करिए। डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है ओरिसाइट को, ओपन करता है, डीएनए पी अनवाइंड करता है, डीएनए सी रिक्वायर्ड फॉर डीएनए बी बाइंडिंग एट ओरिजिन। एचयू प्रोटीन हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, हिस्टोन लाइक है, हिस्टोन नहीं हिस्टोन लाइक है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन स्टिमुलेट्स इनिशिएशन। अब वो स्टिमुलेट्स की जगह इनहिबिट्स इनिशिएशन करके उसमें डाल देगा स्टेटमेंट में, यू नो। एफआईएस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, इनिशिएशन स्टिमुलेट करता है। आईएचएफ भी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। प्राइमेस आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है, डीएनए जी प्रोटीन होता है, राइट। एसएसबी बाइंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, 4 सब यूनिट्स होती हैं। डीएनए गायरेज जो है रिलीव्स टॉर्सनल स्ट्रेन बाय जनरेटेड डीएनए अनबाइंडिंग, टॉर्सनल स्ट्रेस को रिलीव करता है। डीएनए मिथाइलेज मिथाइलेट करता है, कहाँ पे, एट ओरी साइड पे, कौन से पे, जीएटीसी पे। अब ये टाइम मिथाइलेज कौन सा वाला है, ए वाला है, सी वाला है, वो आप देखिए, ठीक है। इसको मैं जब विल्सन की बुक उठाऊंगा, विल्सन एंड वॉकर की, सॉरी विल्सन बोल रहा हूँ मैं, वॉटसन की जब मैं बुक उठाऊंगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, तब मैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ठीक है। तो रेप्लिक्सोम में कौन कौन से सब यूनिट्स हैं, क्या क्या हैं, वो अगेन इसका एक टॉपिक आपको दे रखा है। एसएसबी डीएनए हेलिकेज प्रोटीन बी होता है, प्राइमेज डी होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, पॉल 1 होता है, डीएनए लाइगेज होता है, डीएनए गायरेज होता है। क्या क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, यू नो इट बेटर। ओके, sorry for that. Okay, थैंक यू वंस अगेन, वी हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन। ये वीडियो भी 20 मिनट के अंदर अंदर ही है, क्योंकि मैंने देखा है लॉन्ग वीडियोस पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है, इसलिए मैंने जो है उस चीज को रिड्यूस करने की कोशिश करी है। वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगेन हैप्पी लर्निंग फ्रॉम माय साइड, मेरे साथ साथ आप भी सीख ही रहे हैं, आपके साथ साथ मैं भी सीख ही रहा हूँ। इट्स अ बाइपोलर रिएक्शन, ये बिल्कुल एक वैसी रिएक्शन है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। देखिए, अगर मैं ही सब देता रहूंगा और आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी क्या गलती है और मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी 2025 जून की ही बात है, मैं आप ही की तरह एक CSIR एस्पिरेंट था, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ। आई हैव फेल्ड CSIR एग्जाम 6 टाइम्स, राइट। और 7वीं बार में मेरी ऑल इंडिया रैंक 27 आई। तो नेवर लूज होप, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको मिलता है, मिल जाएगा सब। उसी दौरान मैंने 2 बार DVT JRF, 2 बार ICMR JRF, 3 बार गेट क्वालिफाई किया, ठीक है। तो आपके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहिए। बस यही कहना था। आगे अगले वाले सेशन में मिलते हैं कुछ और टेबल्स के साथ, पार्ट 4 में। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पे, ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश पे। अगली क्लास में आपकी जल्दी ही अनाउंस करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस। टेक केयर, बाय।